अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ होती हैं तो उनके डिफ़ॉल्टर होने का असल में मतलब क्या है और उसके बाद वो स्टिल ऑपरेट किस तरह कर रही होती है। ये असल में नदीम खान की तरफ से क्वेश्चन था। वो कहते हैं कि ये कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि डिफ़ॉल्टर भी हैं और फिर साथ साथ ऑपरेट भी कर रही हैं। और फिर उन्होंने फ़तेह इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल दी कि वो एक तो रेड में बड़ा वाज़ेह वो डिफ़ॉल्टर मार्क हुई भी है, लेकिन वो साथ साथ ऑपरेट भी कर रही है और ना सिर्फ ऑपरेट कर रही है बल्कि प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रही है। अभी 10% उसका स्टॉक भी रिसेंटली ऊपर गया और ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। जिस टाइम पे उन्होंने कमेंट किया था उस वक्त उनके मुताबिक ये ज़रूरी नहीं कि वो मतलब बिल्कुल ही फाइनेंशियली इनकैपेसिटेट हो जाए कंपनी तो तब वो डिफ़ॉल्टर होगी। तो इसकी रीज़न्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि कंपनी अगर तोड़े तो फिर भी वो डिफ़ॉल्टर होती है। तो एक तो वो, दूसरा फिर हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे कहाँ से आप हिस्ट्री में कोई भी कंपनी जब जो डिफ़ॉल्टर रही है उन सारी कंपनीज़ की लिस्ट और ऐसी कंपनीज़ की लिस्ट जो कि अभी डिफ़ॉल्टर है वो कहाँ से हमें मिल सकती है। और फिर स्पेसिफ़िकली किसी कंपनी को लिस्ट में से ओपन करके हम कैसे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या स्पेसिफ़िक रूल तोड़ा है जिसकी बिना पे वो डिफ़ॉल्टर है। और फिर हम ये भी देखेंगे साथ कि ये जो फ़तेह इंडस्ट्रीज़ जिनका जिक्र किया है उन्होंने क्या रूल तोड़ा था और वो अब क्यों प्रॉफिट में जा रही है डिफ़ॉल्टर होने के बावजूद। तो वो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कोई भी स्पेसिफिक कंपनी अगर डिफ़ॉल्टर है भी तो किस तरह उसको जाके देखना है कि वो डिफ़ॉल्टर क्यों हुई है और फिर उसके असल में फ़ाइनेंशियल हालात क्या हैं और वो किस वजह से उसका मूवमेंट आ रही है, तो वो भी उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई शक नहीं रह जाएगा डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ के बारे में। अच्छा, आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके देखेंगे चीज़ें, लेकिन उससे पहले ब्रीफली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एज अ डिफ़ॉल्टर कंपनी लिस्ट हुई हुई होती है उस पर डिफ़ॉल्टर होने की रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं। उसमें सबसे पहली तो चीज़ है कि एक कंपनी बिल्कुल ही वो फाइनेंशियली इनकैपेसिटेट हो गई है, वो अपने कर्जे वगैरह नहीं उतार सक रही और अपनी पेमेंट्स नहीं कर सक रही। तो वो तो सबसे ऑब्वियस जो फर्स्ट रीज़न है वो है। लेकिन जो नॉर्मली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे डिफ़ॉल्टर कंपनी लिस्टेड होती हैं और साथ साथ ऑपरेट कर रही होती हैं उसके कुछ अदर रीज़न्स होते हैं, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई ऐसी कंपनी जिसने खुद किसी वजह से 1 साल से अपनी प्रोडक्शन रोक दी हो, जो भी प्रोडक्ट्स वो ऑफ़र कर रही हैं, तो वो भी डिफ़ॉल्टर में उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाल देता है। पहले ये 90 दिन की थी ये लिमिट, लेकिन अब उन्होंने कोई थोड़ा सा उसको चेंज किया रूल्स को, उसको 1 साल कर दिया लिमिट को। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की एक फ़ीस होती है, जो कंपनी 2 साल तक वो फ़ीस ना पे कर सके वो भी डिफ़ॉल्टर में डाल देता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसको। फिर उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें उसके शेयर होल्डर्स को भी आने की इजाज़त होती है, वो अक्सर ऑनलाइन भी होल्ड करते हैं कंपनीज़ या फिर कहीं किसी जगह पे उसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए होती है। तो वो एक दफ़ा कोई भी कंपनी जो भी लिस्टेड है उसको साल में एक दफ़ा ज़रूर होल्ड करनी होती है और जो नहीं करती फिर वो उसको भी डिफ़ॉल्टर्स में डाल देता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी जो कि क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स अपनी पब्लिश नहीं करती तो उसको भी डिफ़ॉल्टर में डाल दिया जाता है। फिर एक CDS सिस्टम होता है। CDC जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा ही अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपके शेयर्स जब जैसे ही आपको मिल जाते हैं परचेज़ करने के बाद, तो वो असल में CDC के पास पड़े होते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास। वो CDS उनका एक सिस्टम है, उसके थ्रू वो सारा कुछ मैनेज हो रहा होता है। तो जो भी कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं उनको फिर बाद में क्वालिफाई किया जाता है CDS सिस्टम को ज्वाइन करने में, और वो फिर उन्होंने उसमें ज्वाइन करना होता है। और उसमें शेयर्स तो ज़ाहिर है वो जैसे ही लिस्ट हुई तो उनके शेयर्स तो बन गए, लेकिन उनमें फिर वो कोई उन्होंने अपडेट्स वगैरह देनी होती होंगी अपने शेयर्स के बारे में, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या बाकी कोई अपडेट्स हो सकती हैं, तो उस सिस्टम को उन्होंने ज्वाइन करना होता है। तो उस सिस्टम को अगर वो ज्वाइन नहीं कर सकते लिस्टिंग होने के बाद और एलिजिबल होने के बाद, तो भी उनको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर इसके अलावा किसी की एलिजिबिलिटी अगर कंपनी की ख़त्म हो गई है, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं रहे CDS सिस्टम पे रहने के, तो तब भी उनको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई कंपनी कोई ऐसी वायलेशन करती है जिससे
उसकी जो शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी है वो कंप्रोमाइज़ होती है तो भी उनको डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी अंडर द टेबल डील हो सकती है या फिर कोई ऐसी ऑफ द बुक सेल्स हो सकती हैं या कोई ऐसी शेडी डील्स हो सकती हैं दो कंपनीज़ के साथ या उस लिस्टेड कंपनी की किसी और कंपनी के साथ जिसमें लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो, उसके कोई फैक्ट्स असल में कुछ और हों लेकिन लोगों को कुछ और बताया जा रहा हो, तो तब ये जो है ये वायलेशन होती है और ये काफ़ी सीरियस वायलेशन है। अच्छा, फिर इसके बाद जो भी कंपनीज़ जो लिस्टेड होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उसको 2-3 या उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके साथ डील कर रहे होते हैं। एक तो SECP होती है, वो उसकी लिस्टिंग वगैरह और कंपनी का लाइसेंस और ये वो देख रही होती है, यानी कि जो भी पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर होती है वो SECP के साथ होती है। फिर उसके बाद स्पेशली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज़ होती हैं उसकी जो बाकी वो मुख्तलिफ रेगुलेशंस होती हैं उनके लिए SECP की, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की पाकिस्तान की, तो उसकी रेगुलेशंस होती हैं। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी रेगुलेशन होती हैं। फिर CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है उसकी रेगुलेशंस होती है। तो उन सब की रेगुलेशंस में से किसी को कोई कंपनी अगर वायलेट करती है तो फिर उसको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है जब तक कि वो कोई करेक्टिव एक्शन ना लें। तो फिर इसमें हमें इस बात का जवाब तो मिल गया कि कुछ कंपनीज़ क्यों डिफ़ॉल्टर लिस्ट में भी होती हैं और ऑपरेट भी कर रही होती है। डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जाने के लिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल मसला आना ज़रूरी नहीं है कंपनी पे, वो कोई छोटा मोटा रूल भी तोड़ेंगी तो तब भी वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जा सकती है। लेकिन उस छोटे से रूल को तोड़ने से भी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जाने को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो देखने में तो एक छोटी सी चीज़ है कि मसलन एक कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो हमें ये बताता है कि कंपनी ने वो कैलकुलेट ही नहीं किया कि उनकी साल में कितनी सेल्स हुई, फिर उनको कितना प्रॉफिट हुआ। उनको अपने वो उनके पास या तो टाइम ही नहीं था या फिर वो उसने उस चीज़ को इतना लाइटली लिया कि ठीक है जैसे चीज़ चल रही है। कोई प्राइवेट कंपनी है वो तो ये इस तरह कर सकती है कि चलो जो भी प्रॉफिट आ रहा है अंदर ही है ना, हम सिर्फ बस ये देखेंगे कहीं से लीकेज नहीं हो रही तो उसको रखें। लेकिन जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उनका अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने उनको अपने जो भी फ़ायदा है उसमें डिविडेंड देना है, बोनस देना है, या फिर उनको मतलब कम अज़ कम ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि कंपनी में इतना प्रॉफिट आ रहा है। जब उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो वो तो बहुत एक सीरियस किस्म की वायलेशन होगी ना। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है कि वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट्स स्पेशली टाइम पे वो करें ताकि उनको अपने फाइनेंशियल हालात का भी पता हो। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अगर कोई कंपनी अपनी सिर्फ लिस्टिंग की फ़ी जो कि माइनर ही होती होगी, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की फ़ी अगर नहीं पे कर रही तो वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस और बाकी चीज़ें देने में कैसे इंटरेस्टेड होगी, ये चीज़ होगी। फिर अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी नहीं होल्ड करती तो इसका मतलब ये है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ जो उन्होंने साल में एक इवेंट होल्ड करके उनको कॉन्फिडेंस में लेना था और उनको अपडेट देनी थी कि आपने जिस कंपनी में आप हिस्सेदार हैं वो किस तरह जा रही है, उसमें क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है, जो कुछ है वही अगर नहीं किया तो फिर उनकी कमिटमेंट ही नहीं है अपने शेयर होल्डर्स के साथ इतनी सही। कहने का मतलब ये है कि ये जो वायलेशन है देखने में तो छोटी सी हो सकती है लेकिन है ये सीरियस वायलेशन, और इसमें फिर वो सीरियस वायलेशंस भी आती हैं जिसमें कंपनी ने कोई ऑफ द बुक सेल्स की हैं, यानी कि वो सारा कुछ खुद खाना की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देने की कोशिश कर रहे, और कोई ऐसी डील की है शेडी किसी और कंपनी के साथ जिसमें वो पूरी सही इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करते, या कुछ और ऐसा किया है जिसमें शेयर होल्डर्स को वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या उनसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। उसमें ज़रूरी नहीं वो फाइनेंशियल उसमें उनको लॉस हो रहा हो, कोई दूसरी भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के लिए तो हर तरह की ज़रूरी होती है। उसको पता होना चाहिए कंपनी के आगे प्लान्स क्या हैं ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हुए उन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सके, मैक्सिमम चीज़ों को। तो उसमें भी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ अगर होता है तो वो भी फिर
मसला होता है। तो वो देखने को छोटी सी चीज़ है लेकिन वो बड़ी सीरियस चीज़ होती है। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक लिंक है जिस पे आपको करंट और प्रीवियस जो डिफ़ॉल्टर कंपनीज थी उन सब की लिस्ट मिल जाती है। तो ये वैसे तो हर कंपनी मार्क होती है उसके अपने पेज पे, लेकिन फिर भी एक जगह पे लिस्ट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे आप रीज़न्स भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो किस वजह से डिफ़ॉल्टर हुई है। तो ये इसको क्लिक करेंगे, वापस इधर आ जाएंगे प्रीवियस कंपनीज़ पे जाने के लिए। इसको क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पे चले जाएंगे, फिर वापस क्लिक करेंगे तो वापस इधर आ जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप किसी को क्लिक करते हैं और उसकी फिर कंपनी की डिटेल में जाते हैं तो वो वहाँ पे उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पे इसकी क्यों डिफ़ॉल्टर हुई है और ये सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। और वापस ये फिर ऊपर क्लिक करके तो आप लिस्ट पे जा सकते हैं और वापस इस तरह उसको क्लिक करके फिर वो मेन पे जा सकते हैं। इस तरह से आपके दोनों लिस्ट्स मिल गई। इसके अलावा फिर ये जो है ये रूल बुक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका भी जो है ये जो 5.11 है ना, ये नॉन कंप्लाइंट सेगमेंट, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में जिन कंपनीज को डाला होता है तो उसकी रीजंस लिखी हुई है कि किस किस रीज़न की वजह से वो कंपनीज जो हैं वो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में जा सकती हैं। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है 5.11.1 ए से लेके आई तक जो पॉइंट्स है, इसमें डिफरेंट रीजंस लिखी हुई है। मसलन 5.11.1 ए जो है उसके मुताबिक अगर एक कंपनी 5 साल तक अपना बंद कर देती है ऑपरेशंस तो वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में चली जाएगी। फिर बी जो है 5.11.1 बी, इसके मुताबिक अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होल्ड करती फिर चली जाएगी। सी के मुताबिक ये अपनी एडिटेड एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह वो नहीं पब्लिश करती तो फिर चली जाएगी। फिर इसी तरह अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग फ़ी और दूसरी लिस्टिंग फ़ीस यानी पेनल्टीज़ उन पे पड़ी हैं वो नहीं पे करती तो फिर चली जाएगी। ये तो कुछ रूल्स हो गए। इसी तरह फिर इसके आगे भी डिफरेंट 5.11.23 है। तो मोस्टली जो है ये इन्हीं वजहों से ये जो छोटी छोटी रीज़न्स है इससे वो जा रही होती हैं कंपनीज, रेगुलेशन से रिलेटेड यही रीज़न है। तो जैसा कि नदीम ने पूछा था कि जो फ़तेह इंडस्ट्रीज़ है वो क्यों डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है, तो ये देख लेते हैं फ़तेह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें फिर ये रीज़न आ गया कि जब इनिशली उन्होंने वायलेट किया था 12 अक्टूबर 2015 को 5.11.1 ई, तो ये 5.11.1 ई जो है ये है कि वो CDS को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए थे लेकिन उन्होंने उसको ज्वाइन ही नहीं कर सके। तो वो CDS जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, तो वहीं से सब कुछ चलता है, आपके शेयर्स वगैरह उसी पे लिस्ट होते हैं, फिर वहीं से सारे शेयर होल्डर्स को मिलते हैं और उसी सिस्टम को ज्वाइन करके इन्होंने आगे जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है तो वो अगर नहीं कर सके तो ज़ाहिर है वो मसला है। और वो इनिशियली जब ये हुआ था ना 12 अक्टूबर 2015 को, तो उस वक्त ये मसला हुआ था और अभी तक करंट डिफ़ॉल्टर वायलेशन में भी वही चल रहा है, अभी तक उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर सके। हाँ, उसके लिए करेक्टिव एक्शन जो लिया है उन्होंने वो ये है, कंपनी हैज़ सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी डी लिस्टिंग थ्रू बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब इसके लिए करेक्टिव एक्शन उन्होंने ये लिया है कि अच्छा ठीक है हम ज्वाइन तो नहीं कर सके, कोई इस तरह की रीज़न्स होंगी कि वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सक रहे होंगे, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम इस तरह करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से ही डी लिस्ट हो जाते हैं, यानी कि हम उसकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी नहीं कर सकते, चलो हमने खेलना ही नहीं है, हमने रहना ही नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। वो स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्ट होने के लिए फिर उन्होंने शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल है जो वो कह रहे हैं ना नदीम के इसकी फिर प्राइस क्यों बढ़ी है डिफ़ॉल्टर सेगमेंट होने के बावजूद, तो जैसे आपको पाक सुजुकी का पता होगा कि उसका शेयर 150 पे था और जब उन्होंने डी लिस्टिंग की बात की तो वो ऊपर उठ के 800-900 तक भी गया। तो इधर भी वही इशू है, लोगों ने ना कहा कि अच्छा ये तो डी लिस्ट होने जा रहे हैं तो इनके तो अगर हम शेयर रखें और फिर कंपनियां में हमारे मुंह मांगी प्राइस दे के शेयर्स अगर ख़रीदे अगर, तो फिर हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है इसमें, तो इस वजह से फिर इस शेयर की प्राइस ऊपर गई है। और ये जो रीज़न है ना, तो यहाँ से पॉइंट ये था कि आप इस जगह पे आके एग्जैक्टली हर कंपनी का देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हैस्कोल, जो कि एक रिनाउंड कंपनी है, हमेशा जो है वो रहती है
इस लिस्ट में। ये चले गया एस्कोल पेट्रोलियम। तो ये देखें, कोई एक छोटी मोटी कंपनी जो है वो एक आध वायलेशन करती है। इन्होंने तो जो 5.11.1 सी है वो 4 दफ़ा की हुई है, 5.11.1 डी जो है वो भी 4 दफ़ा की हुई है, और अभी 5.11.1 आई जो कि ज़्यादा सीरियस है उसकी बेस पे ही है इस लिस्ट में। तो हम देख लेते हैं सी और डी क्या है। इसके लिए हमें फिर ये क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे सी जो है वो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑडिटेड जो है वो उन्होंने नहीं सबमिट की 4 दफ़ा, और 4 ही दफ़ा वो फ़ी वगैरह अपनी नहीं पे की उन्होंने। तो जो कंपनी मतलब इतना भी नहीं करती, ज़ाहिर है वो सबमिट इसीलिए नहीं की, फिर उन्होंने जो अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको मतलब कैलकुलेट करके चीज़ें नहीं रखी होंगी। तो इसका मतलब है उनको पता ही नहीं है कि उनकी कितनी सेल्स हुई हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना कुछ हुआ है। तो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ कैसे शेयर करेंगे। और जो करंट वायलेशन जिसकी बेस पे वो है इसमें, तो वो आई है। आई जो है वो वही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उन्होंने कोई इस तरह की डील की है जिस पे ट्रांसपेरेंट नहीं है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो ये ज़्यादा सीरियस वायलेशन है जिसकी वजह से। तो इस तरह जो कंपनीज इररिस्पॉन्सिबल होती हैं वो फिर इस तरह की 8-8 दफ़ा वायलेशन करके भी, और फिर ये फिर वायलेशन करके वो है। और अगर आप हिस्टोरिक लिस्ट देखें, ये मैंने बैक का बटन प्रेस कर दिया, बैक नहीं प्रेस करना आपने, यहाँ से करंट डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट को ही करना है। दोबारा करेंगे तो ये मेन पे आ जाएंगे और फिर ये हिस्टोरिक लिस्ट पे जा सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये हैंडफुल ही कंपनीज़ हैं जो कि हिस्टोरिकली रही हैं, और इसमें आपको किसी एंग्रो वगैरह की या पाकिस्तान की कोई बड़ी जो सीरियस कंपनीज़ हैं उनका नाम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक दफ़ा भी उस लिस्ट में जाना एक छोटी सी गलती की वजह से भी उसको अपनी उसकी प्रोफेशनलिज्म की और उस चीज़ की तौहीन समझते होंगे। वो बड़ी सीरियस चीज़ है एक कि वो रिस्पॉन्सिबल कंपनी नहीं है। कोई इस तरह की देख लेते हैं जो कि करंट लिस्ट में ना हो और इसमें हो। तो उसमें एक मैं देख रहा था, ये खैबर टेक्सटाइल्स इस तरह है, ये अब करंट लिस्ट में नहीं है। तो ये इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेस हुई थी 3 अप्रैल 2019 को, 27 सितंबर को वो रिमूव हो गई थी डिफ़ॉल्टर लिस्ट से करेक्टिव एक्शन लेने के बाद, और एक ही दफ़ा गलती की थी। तो सीरियस कंपनी अगर कोई चली भी जाती है तो वो फिर मेक श्योर करते हैं कि दोबारा उनसे इस तरह की गलती ना हो। लेकिन कुछ जो रिपीट डिफ़ॉल्टर्स होते हैं ना, फिर उनके साथ मेरे ख्याल में तो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, जो कि इतनी छोटी सी चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते। खैर ये फर्दर अब आप खुद देख सकते हैं, इसमें मैं कोई जजमेंट देना नहीं चाहता, बल्कि मैंने दे दी है जो कि गलत किया। तो यू गेट द पॉइंट। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंपनी ऑपरेट इसलिए कर रही होती है कि वो कोई छोटी सी भी वायलेशन करके डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जा सकती है, कि तो इसीलिए वो ऑपरेट भी कर रही होती है और अक्सर उनके शेयर की प्राइस भी ऊपर जा रही होती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी ऐसी कंपनी को जो कि किसी छोटी भी सी भी वायलेशन की वजह से उस लिस्ट में गई है, उसको लाइटली नहीं लेना आपने, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रही। वो एक छोटे छोटे पॉइंट्स को जिनको कम से कम ये जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वो एक बंदा भी कंपनी में रख लेना, जो सिर्फ डील करे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, अपनी रिपोर्ट्स टाइम पे अपलोड कर दे, उनकी फ़ीस का ख्याल रखे कि टाइम पे हो गया, और उसकी वायलेशंस को देखने के लिए उनको सिर्फ एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। वो भी अगर वो नहीं कर रहे तो वो ज़रूर फिर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और शायद कुछ ऐसी रीज़न्स भी इसमें शामिल हैं जिसकी वजह से वो कुछ छुपा भी रहे हों और फाइनेंशियल भी हेर फेर कर रहे हों। तो ऐसी कंपनीज से आप दूर रह सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में मौजूद हों। और बाकी फिर आप किसी कंपनी के बारे में तसल्ली करनी हो कि कोई किसी एक वजह से किसी टाइम छोटी सी मिस्टेक की वजह से गए और वो किस रीज़न से गए, तो वो आप वो जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो नदीम खान, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आई होप, बल्कि इसके बारे में फ़ीडबैक भी दे। तो इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेश्चन तो वो आप पूछ सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ इस चैनल पे, और मेरी कोशिश यही होती है कि वही वीडियो बनाऊँ जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोज़ आप तक भी पहुँच जाए, और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।